Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about the unit respiratory system. In previous classes, we was also cover the cell, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory organs and circulatory and lymphatic system. इट मीन्स कि अभी तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने कई सारी यूनिट कवर की हैं, जिसमें एक यूनिट सेल की है, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स एंड सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इनको हमने कवर किया है। आज हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। द यूनिट नेम इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। So after end of the class you will be able to describe what are the respiratory system and what are the organs of the respiratory system and what are the organ associated with the respiratory system. So हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम जनरल ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। इट मीन्स कि हमारे ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं और उससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। एसोसिएटेड मीन्स कि उससे एसोसिएशन रखना, मतलब उसमें हेल्प करना। इट मीन्स कि रेस्पिरेटरी में और कौन कौन से एसोसिएशंस होते हैं, यानी और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो एक हम जनरल व्यू पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। ये फिगर 10.1 है जो आपकी रॉसन विल्सन बुक में भी है और ये मैटर भी रॉसन विल्सन से पूरा लिया गया है। तो फिगर 10.1 में आप समझिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम की कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो फर्स्ट हम एरो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट होता है आपका नेज़ल कैविटी। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मीन्स की स्टार्टिंग पोर्शन या फिर स्टार्टिंग ऑर्गन्स माना जाता है, जो कि नोज़ या फिर नेज़ल कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो आप ये फ्रंट में देखिए, ये होती है नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी क्या होती है, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रोसेस कंटिन्यू हमारी चलती रहती है, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो इंस्पायर एंड एक्सपायर, इट मीन्स कि हम सांस को लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, जो कि एल्वोलाई से फिल्टर होकर के जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो टिश्यूज़ तक जाता है। ठीक है, तो जो नेज़ल कैविटी होती है, तो नेज़ल कैविटी में से हमारी एयर एंट्री करती है। इट मीन्स कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पहला ऑर्गन्स होता है जो कि नोज़ होता है और नेज़ल कैविटी होती है। तो यहाँ से एयर एंट्री का ये मेन रूट होता है। और ये कौन कौन से, इट मीन्स कि नेज़ल कैविटी के फ्रंट में क्या होता है, बैक में क्या होता है, और इसके मतलब रूफ में क्या होता है और फ्लोर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसका हम डिस्कशन अभी आज की क्लास में ही करेंगे। तो ये नेज़ल कैविटी होता है जो रूट मतलब हमारे एयर एंट्री के लिए रूट प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एसोसिएटेड होता है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। देन आफ्टर होता है फायरिंग्स। ये जस्ट नेज़ल के बाद में, यानी जब हम किसी का माउथ ओपन करके अगर टॉर्च की रोशनी अंदर डालेंगे तो जो भी पोर्शन दिखेगा तो वो फायरिंग्स वाला पोर्शन होता है। तो ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा नेज़ोफैरिंग्स। नेज़ोफैरिंग्स में क्या आता है, हमारी जो नेज़ल की ये नाक होती है, नेज़ल की जस्ट कैविटी आती है, तो ये हमारा नेज़ोफैरिंग्स के अंदर आता है। नेज़ोफैरिंग्स के जस्ट बाद से हमारा स्टार्ट हो जाता है ओरोफैरिंग्स। ये हमारे नेज़ल कैविटी के जस्ट पीछे होता है और हमारे जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, तो वॉइस बॉक्स से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये हमारा ओरोफैरिंग्स होता है, जिसमें ओरल कैविटी भी इंक्लूड होती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कि इन्हीं फैरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, जिसको गले की खराश बोलते हैं। और फिर जब टॉर्च की रोशनी से देखेंगे तो रेडनेस सा होगा और छोटे छोटे से ब्लिस्टर से होंगे और दाने से बन जाते हैं। तो ये फेरेंजाइटिस की कंडीशन होती है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द फैरिंग्स। तो ये हमारा फैरिंग्स होता है जो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है नेज़ोफैरिंग्स, दूसरा ओरोफैरिंग्स और थर्ड होता है हमारा लैरिंजियोफैरिंग्स, जो कि लैरिंग्स के पास में जो वॉइस बॉक्स होता है वो उसके पास में होता है। जो लैरिंग्स होता है, देखिए हम एरो से बता रहे हैं, ये यहाँ पे ये होता है हमारा लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये कई सारे कार्टिलेजेस से मिलकर के बनता है, इसके बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला हो गया नेज़ल कैविटी, दूसरा हो गया हमारा लैरिंग्स। इसके बाद हमारा होता है मेन जो रूट एंट्री के लिए ट्रैकिया। ये तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होता है।
ट्रैकिया क्या होता है, एक सी शेप की इसमें कार्टिलेजेस की एक दूसरे के ऊपर रिंग बनी होती हैं जो कि एक विंड पाइप बनाती हैं, यानी एयर के लिए हमारा मेन एंट्री भी बनाती हैं ये। तो जब हमारी सांस लेते हैं तो सबसे पहले नेज़ल कैविटी से होके जाएगा, फिर फायरेंक्स से यही हवा होके जाएगी, फिर लैरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया में जाती है, और ट्रैकिया के बाद ये जो लेफ़्ट एंड राइट ब्रांचेस होती हैं लंग्स के लिए, फिर यहाँ पे लंग्स में एयर चली जाती है। तो ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन ऑर्गन्स होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो होता है लंग्स। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है हमारा राइट लंग और ये हमारा होता है लेफ्ट लंग। तो हम लंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लंग्स की कैपेसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हम एक एक करके, रिस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा यूनिट है, इसको इसमें कई आवर्स लगेंगे, तो हम एक एक करके इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये जितना भी अभी हमने बताया ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं। अब हम ऑर्गन एसोसिएशन की बात करेंगे। तो ऑर्गन एसोसिएशन में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना, जैसे कि हमारी हेड बोन हो गई, थायराइड कार्टिलेजेस हो गए, और इसके अलावा रिब्स हो गई जो कि सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, डायफ्राम होता है जो कि हेल्प करते हैं। तो ये सारे मिल करके, और फिर इसके अलावा विसलर, प्ल्यूरा, पेराइटल, प्लूरल कैविटी, ये सब चीज़ें होती हैं जो एसोसिएशन में होती हैं और साथ में रिस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन अभी हम करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया था, नेज़ल नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब स्टार्टिंग ऑर्गन्स होते हैं। तो हम सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी तो उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स का डिस्क्रिप्शन करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोज़ एंड नेज़ल कैविटी के बारे में। तो नोज़ क्या होता है, नेज़ल कैविटी क्या होती है, सबसे पहले इसके पोजीशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो नोज़ का पोजीशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो नेज़ल कैविटी इज़ द मेन रूट ऑफ एयर एंट्री एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पासेस बाय द सेप्टम। इस मीन्स कि जो हमारा नेज़ल कैविटी होती है, तो इसकी पोजीशन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मीन्स की बनावट हो गई, और पोजीशन मतलब उसकी स्थिति, मतलब स्थिति कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक नेज़ल सेप्टम होता है, नेज़ल सेप्टम यानी बीच में होता है। तो ये हमारे नेज़ल कैविटी को 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, लेफ़्ट और राइट में। और ये क्या होता है, मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, यानी एयर एंट्री के लिए मेन रूट भी होता है। और ये किन चीज़ों से कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट मतलब ये किन चीज़ों से बना होता है, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो फिर ये इरेगुलर कैविटी से मिलकर के बना होता है। इरेगुलर कैविटी मतलब नोज की अगर इन साइड देखेंगे तो इरेगुलर मतलब कोई रेगुलर कैविटी नहीं होती। कैविटी मतलब एक गुहा होता है, मतलब एक खाली स्थान। तो जब नाक के अंदर हम देखेंगे तो इरेगुलर टाइप की कैविटीज़ होती हैं जो कि सेप्टम द्वारा डिवाइड होती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। द posterior bony part of the septum is formed by the perpendicular plate of the ethmoid bone. The posterior bony part, posterior means कि जो ये नाक हो गई, नाक का ये जो मैं ये टच कर रहा हूँ सामने, तो ये हमारा एंटीरियर पोर्शन होता है। और उसी के जस्ट अपोजिट में पोस्टीरियर यानी जो पीछे वाला पोर्शन होता है हमारे नेज़ल कैविटी का, नाक का, तो वो हमारे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन। जब हम बोन्स का स्केलेटल सिस्टम में बोन्स बताए थे तो उसमें आपके एथमॉइड बोन्स के बारे में और वूमर बोन के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो ये इन्हीं दो बोन से मिल करके इसकी जो पोस्टीरियर कैविटी होती है वो बनती है। नेक्स्ट एंटीरियरली, एंटीरियर मतलब सामने की ओर। अब ये नाक है मेरा, नाक के जस्ट सामने अगर देखेंगे तो ये हमारे क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेजेस, मतलब ये हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए सॉफ्ट भी होता है। सॉफ्ट मतलब ये आप टच करके देखेंगे तो ये हमारा हाईलाइन कार्टिलेज होता है। तो ये सेम चीज़ जो अभी मैंने डिस्कस किया, तो ये आप देख सकते हैं इसमें वूमर बोन्स भी है और इरेगुलर कैविटी भी है और परपेंडिकुलर प्लेट। आप इस हम सर्कल के थ्रू समझा रहे हैं। ये देखिए, ये राउंड शेप में मैंने जितना बताया, तो ये आपका स्ट्रक्चर्स है जो कि हमारे नेज़ल जो कैविटी या नेज़ल सेप्टम को है उसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप इसमें ये देखेंगे, आपका ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन्स है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये वूमर्स बोन्स है, और ये जो हाईलाइन कार्टिलेज जो मैंने टच करके दिखाया था, ये ब्लू कलर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारे एंटीरियर और
पोस्टीरियर पार्ट होगा। इट मीन्स कि हमारे जो नेज़ल कैविटी हैं उनके इंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, इसका हमने डिस्क्रिप्शन किया है। अब हम डिस्कस करेंगे नेज़ल कैविटी के रूफ के बारे में। रूफ का मतलब क्या हुआ कि जस्ट ऊपरी पोर्शन, और फिर इसके बाद ये रूफ किन किन चीज़ों से मिल करके बनता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द रूफ इज़ फॉर्म्ड बाय द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन एंड द स्फेनॉइड बोन। दो बोन्स और होती हैं, जब मैंने फेशियल बोन्स पढ़ाए थे तो उसमें एथमोइड बोन्स और स्फेनॉइड बोन्स होता है, और इसके अलावा ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती हैं इन्हीं दो बोन्स की, एथमोइड एंड स्फेनॉइड बोन की। क्रिब्रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक उसी बोन में बीच में छिद्र होना। छिद्र मतलब कि छोटे छोटे उसमें होल होते हैं, और इन्हीं होल से क्या होते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम की नर्व्स पास होती हैं, और यही नर्व्स जो होती हैं हमारे जो सूंघने वाली जो शक्ति होती है, यानी सूंघने का कोई भी स्मेल हमें जो परसीव होता है तो इन्हीं नर्व से हो करके हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इट मीन्स कि हमने इसका सेंसरी ऑर्गन में इसका अलग से भी डिस्क्रिप्शन किया था इसका। तो ये सेम चीज़ है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में एक छोटे छोटे होल होते हैं, उस होल से नर्वस सिस्टम की नर्व्स पास होती हैं, उन्हीं नर्व से हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल्स होता है वो ब्रेन तक पहुँचता है। और इसके अलावा ये जो रूफ होता है ये कुछ फ्रंटल बोन के पोर्शन से भी मिलके बना होता है। ये हमारी सामने के फ्रंटल बोन्स है, और इसकी जस्ट नीचे वाला जो पोर्शंस है तो इसका जो नेज़ल कैविटी का रूफ होगा तो हमारे फ्रंटल बोन से भी मिल करके कुछ बनता है। एंड इसके अलावा नेज़ल बोन्स भी होती हैं जो कि हमारे इस कैविटी को फॉर्म होने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लोर के बारे में। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, एंटीरियर ये हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में, इसका पोस्टीरियर में कौन कौन सी बोन्स हैं, और इसका रूफ मतलब कि ये जो नाक है, नाक के जस्ट ऊपर वाला रूफ का पोर्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फ्लोर के बारे में। फ्लोर मतलब कि नेज़ल कैविटी का निचला वाला हिस्सा किस चीज़ से और कैसे मिल करके बना होता है। द फ्लोर इज़ फॉर्म्ड बाय द रूफ ऑफ द माउथ, यानी ये मुंह है, ये माउथ का रूफ, यानी माउथ का रूफ जो होता है तो वो हमारे किस चीज़ का, नेज़ल का फ्लोर बनाता है। एंड कंसिस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट इन फ्रंट। आप जस्ट ये फ्रंट वाले जो दांत दिखते हैं उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे अंगूठे से भी अच्छे से, तो हार्ड पैलेट होता है इन फ्रंट मतलब फ्रंट में हार्ड पैलेट होगा, एंड सॉफ्ट पैलेट इन बिहाइंड, और अंदर थोड़ा देखेंगे तो हल्का सा सॉफ्ट मास टाइप का होता है अंदर। तो ये सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट जो माउथ का होता है ये हमारे नाक का फ्लोर बनाता है। ये अगर नेज़ल कैविटी देखेंगे तो उसका फ्लोर, और ये माउथ का देखेंगे तो माउथ का हमारे रूफ। तो ये हमारे जो माउथ के बात करेंगे तो रूफ के बारे में, माउथ का जो रूफ होगा वो हमारे नेज़ल कैविटी का फ्लोर बनाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द हार्ड पैलेट इज़ कम्पोज्ड ऑफ द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स। जो हार्ड पैलेट होती है जो मैंने बताया काफ़ी हार्ड होता है फ्रंट में, जैसे ही अंदर नाक के पास में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हार्ड पैलेट होगा जो कि हमारे मैक्सिलैक बोन एंड पैलेटाइन बोन से मिलकर के बना है। एंड सॉफ्ट पैलेट कंसिस्ट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स से मिलकर के बना होता है। जब आप टॉर्च लगा के देखेंगे तो सॉफ्ट पैलेट भी देख सकते हैं, वो सॉफ्ट पोर्शंस होता है, और जो टॉर्च की रोशनी जो एकदम सामने लगेगी वो फायरिंग्स वाला पोर्शन होता है। तो अभी हम इसको पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो नेज़ल कैविटी होती है ना उसकी मीडियल वॉल एंड लैटरल वॉल के बारे में। तो मीडियल वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय द सेप्टम। मीडियल वॉल मतलब बीच की जो वॉल्स होती है, जैसे मैंने बताया कि सेप्टम से दो पोर्शन में लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है, तो मीडियल वॉल जो वॉल होती है तो वो सेप्टम से डिवाइड होती है। एंड द लैटरल वॉल्स आर फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला। मैक्सिला जो बोन होती है, तो जो लैटरल वॉल्स होती हैं तो मैक्सिला बोन से फॉर्म होती हैं, एथमोइड बोन एंड इंफीरियर कॉन्कैक्ट। ये तीन बोन मिलकर के हमारे लैटरल नेज़ल कैविटी का लैटरल वॉल बनाते हैं। ये जो हार्ड पोर्शन है ना अंदर साइड से देखेंगे तो ये तीनों बोन से मिलकर के बना हुआ होता है। अब सेम चीज़ जो अभी मैंने समझाया इसको हम ये पिक के माध्यम से भी समझ लेंगे। आप ये देखिए नेज़ल बोन्स है जिसके बारे में मैंने बताया था, और हाईलाइन कार्टिलेज जो मैंने अभी बताया ही था। उसके बाद एंटीरियर नारेज होता है इसमें, जहाँ से मेन एंट्री होती है, मतलब मेन एयर की एंट्री के लिए रूट प्रोवाइड होता है यहाँ से। मैक्सिलैक बोन जिसके बारे में अभी डिस्कस किया, तो मैक्सिलैक बोन से यहाँ पे पाई जाती है।
और हार्ड पैलेट जैसे मैंने बताया था ना, ये जस्ट ये तो मान को ये एक दांत दिख रहा है, ये जो फ्रंट वाले दांत हैं उसके जस्ट ऊपर साइड पे जैसे मैंने बताया हार्ड पैलेट होती है, तो यही बोन्स होती है जिसकी वजह से बहुत हार्डनेस होती है। सॉफ्ट पैलेट से यहाँ सॉफ्ट जो प्लेट होती है, सॉफ्ट हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, तो सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर के बना होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये सॉफ्ट पैलेट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इन नेज़ल कैविटी के फ्रंट, बैक, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शंस को बनाती हैं। अब हम नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम इंटीरियर जैसे डिस्कस कर लिए हैं, तो अब पोस्टीरियर के बारे में अगर देखेंगे तो द पोस्टीरियर वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फायरिंग्स। नेज़ल कैविटी के बाद क्या होता है, फायरिंग्स ही होता है। तो जो हमारा पोस्टीरियर वॉल्स होता है तो वो हमारे फायरिंग्स से मिलकर के बनता है। तो जो जहाँ से यानी नेज़ल कैविटी ख़त्म होगी और जहाँ से हमारा नाइज़ोफायरिंग्स स्टार्ट होता है तो वो पोस्टीरियर वॉल उसी फायरिंग्स से मिलकर के बनता है। नाइज़ो के बाद फिर और अंदर जाएंगे तो वो ये कैविटी अंदर की ओर मुड़ जाती है, जो कि ये ओरोफैरिंग्स में आ जाती है। जो मुंह खोलने के बाद जितना भी पोर्शन दिखता है ओरोफैरिंग्स हो गया। इसके बाद लैरिंग्स जहाँ पे होता है वॉइस बॉक्स, वहाँ पे लैरिंजियोफैरिंग्स होता है। तो ये 3 पोर्शन में मेन डिवाइड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग्स ऑफ द नेज़ल कैविटी। द इंटीरियर नारेज आर नॉस्ट्रिल, जैसे अभी मैंने पिक में ऊपर दिखाया था इंटीरियर नारेज होते हैं, अभी मैंने बताया कि इसको नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं। ये हमारे एयर एंट्री के लिए मेन रूट होता है। आर द ओपनिंग फ्रॉम एक्सटीरियर इनटू द नेज़ल कैविटी, ये यानी इसकी जो ओपनिंग्स होती है वो सामने की ओर से होती है। नेज़ल्स हेयर आर फाउंड हियर, नाक के अंदर छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो नारेज होता है या फिर ये जो कैविटी होती है तो यहाँ पे इट मीन्स कि हेयर भी फाउंड होते हैं। कोटेड इन स्टिकी म्यूकस, इन्हीं जो हेयर्स होते हैं इसमें एक चिपचिपा पदार्थ भी स्टिकी म्यूकस भी यानी लगा हुआ होता है। द पोस्टीरियर नारेज आर ओपनिंग फ्रॉम द नेज़ल कैविटी इनटू द फायरिंग्स, तो एंटीरियर नारेज ये जो सामने वाला पोर्शन हो गया, पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर, तो पोस्टीरियर के जो पोस्टीरियर नारेज होते हैं तो वो हमारे फायरिंग्स में ओपनिंग होते हैं। फायरिंग्स जैसे मैंने बताया कि नेज़ल कैविटी के बाद जस्ट फायरिंग्स ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, द पैरानेज़ल सीनस आर कैविटीज़ इन द बोन्स ऑफ द फेस एंड द क्रेनियम कंटेनिंग एयर। पैरानेज़ल साइनसेस होते हैं। साइनसेस मीन्स एक होता है एयर फिल्ड कैविटी, तो नाक के अंदर क्या होगा, एयर फिल्ड कैविटी ही होती है, मीन्स कि वहाँ पे कुछ नहीं होता, स्टिकी म्यूकस होता है या हेयर होते हैं। तो ये जो होते हैं पैरानेज़ल साइनसेस आर कैविटीज़ इन द बोन ऑफ द फेस एंड द क्रेनियम कंटेनिंग एयर। तो ये जो पैरानेज़ल साइनसेस होते हैं तो ये हमारे एयर को, एयर मीन्स की हवा यहाँ पे मौजूद होती है। देयर आर टाइनी ओपनिंग्स बिटवीन द पैरानेज़ल sinus एंड द नेज़ल कैविटी, दे आर लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन कंटिन्यू विद दैट द नेज़ल कैविटी, द मेन साइनसेस आर। इट मीन्स कि अब तो हमने नेज़ल कैविटी के बारे में पढ़ लिया, अब हम साइनसेस के बारे में भी अगर पढ़ेंगे तो साइनस में जैसे मैंने बताया कि साइनसेस जो होते हैं वो एयर फिल्ड कैविटी होती हैं। एयर फिल्ड कैविटी आपके यहाँ पे पॉइंट में भी लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि जो हमारे साइनसेस होते हैं वो हमारे मेन 4 होते हैं। तो उन 4 में से कौन कौन से होते हैं तो उनमें उनका हम डिस्कशन एक एक करके करेंगे। फर्स्ट है द मेन साइनसेस आर मैक्सिलरी साइनस, ये मैक्सिला बोन के पास में होता है। मैक्सिलरी साइनस यहाँ पे होते हैं, और जब इस साइनसेस में इन्फेक्शंस होता है तो मतलब पेशेंट क्या कंप्लेन करता है कि हमारे ये जो गाल है ना, जो चीक के पास में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ये अगर कंप्लेन आ रही किसी के तो इसका मतलब होगा कि उनके जो मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता है। तो कुछ हमारे मेन साइनसेस होते हैं जिनमें मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, फ्रंटल साइनस होते हैं। फ्रंटल साइनस यहाँ पे होता है जो फ्रंटल बोन के पीछे होता है। स्फेनॉइड साइनस स्फेनॉइड बोन के पास में होते हैं। ये रूफ मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर में आए जाते हैं। एथमॉइड साइनसेस भी होते हैं एथमॉइड बोन के पास,
ये होते हैं अपर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल, ये लैटरल वॉल के अपर पोर्शन में पाए जाते हैं। तो ये कुछ साइनसेस होते हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब हम लैटरल वॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द साइनसेस फ्रिक्शन इन स्पीच एंड ऑल्सो लाइटन द स्कल। जो अब साइनसेस होते हैं तो साइनस का मेन फंक्शन अगर देखेंगे तो लाइटन द स्कल, मतलब कि ये थोड़ा सा हल्कापन महसूस करता है। सोचो कि अगर ये जो एयर फील्ड कैविटी होती हैं, अगर एयर फील्ड की कैविटी में जितने भी मैंने 4 साइनसेस बताए हैं, तो एयर फील्ड कैविटी में अगर वहाँ पे मास बढ़ा होता है तो हो सकता है हमारे जो हेड से ऊपर का वज़न है वो बढ़ जाता। तो ऐसे कंडीशन में ये जो साइनसेस होते हैं तो हमारे स्कल को लाइटन करते हैं। लाइटन का मतलब ये हल्कापन प्रोवाइड कराते हैं। द nasolacrimal ducts extend from the lateral wall of the nose of the conjunctival sac of the eye. The drain tear from the eye. It means कि जो साइनसेस होते हैं, जो लैटरल वॉल्स होती है, लैटरल वॉल मीन्स कि नेज़ल कैविटी के लैटरल वॉल्स भी होती हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं। तो लैटरल वॉल्स में क्या होता है कि हमारे nasolacrimal डक्ट भी पाया जाता है। तो nasolacrimal का डक्ट का काम क्या होता है कि जो हमारे टीयर होते हैं, टीयर मतलब आंसू, तो आंसू को उसी डक्ट से होकर के वो हमारे गले में लेकर के आता है। इट मीन्स कि जब तक वो हमारा nasolacrimal डक्ट होता है, जब तक वो ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जिस दिन वो क्लोज हो जाता है तो हमारे आँखों से टीयरिंग स्टार्ट होती है। टीयरिंग का मतलब लगातार आंसू का बहना, यानी आप रोगे भी नहीं तब भी आँखों से आंसू निकलते रहेंगे। इस आँख से अगर इधर का ब्लॉक होगा तो एक आँख से आंसू निकलेगा, दोनों जगह के ब्लॉक होंगे तो दोनों जगह का। तो हमारे सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में इसका टेस्ट भी होता है। जैसे सपोज दैट कि इसका टेस्ट करने के लिए आँखों के पुतली के ऊपर से एक सिरिंज डाल करके और पुश करते हैं, तो फिर पेशेंट से पूछा जाता है गले में पानी आया कि नहीं। अगर वो बता देता हाँ गले में पानी आ गया, तो इसका मतलब यही होता है कि ये हमारा जो जो nasolacrimal डक्ट है तो वो प्रॉपर तरीके से ओपन है। तो इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द नोज़ के बारे में। नोज़ मतलब कि हमारा जो नाक होता है तो उसका हमारा रिस्पिरेशन यानी सांस लेने और देने में क्या फंक्शन होता है इसका। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द नोज़ ऑफ द फर्स्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी पासेस। जो नोज़ होता है, नाक होता है हमारा, तो रिस्पिरेटरी यानी जो सांस लेने या देने के लिए हमारा पासेज वे होता है। पासेज वे मतलब कि एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे हमारी हवा लंग्स के लिए होकर के जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका द फंक्शन ऑफ द नोज इज़ द बिगिन टू प्रोसेस विच द एयर इज़ वार्म्ड। जो इसका दूसरा फंक्शन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो वो हवा को गर्म करना। हमारा जो एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे हम सपोज दैट कि नोज़ ब्लीडिंग होता है, अगर किसी ने बहुत तेज़ से मार दिया नाक में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रिच ब्लड सप्लाई होती है, जिसको मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेज़ल कैविटी के थोड़ा अंदर है तो वहाँ पे खून की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से जब हम ठंडी हवा लेते हैं तो अंदर जाके वो म्यूकस से टकराती है। यहाँ पे सामने एक पिक से भी आप समझ सकते हैं, ये जो वाइट कलर के जो एरो दिए हुए हैं तो यहाँ पे ये एयर रूट को दर्शाते हैं। तो यहाँ से ये जा कर के ये जो नेज़ल कैविटी का म्यूकस होता है वहाँ से मिल करके ये हमारे हवा को गर्म कर देती है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है मॉइस्टेंट, मतलब कि ये हवा को नमी भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारा म्यूकस में ऑलरेडी नमी होता है। फिल्टर्ड मतलब कि ये हवा को छानने का भी काम करते हैं। छानने का काम का मतलब यहाँ पे जो हेयर के अंदर नोज़ के अंदर जो हेयर होते हैं वो बड़े पार्टिकल्स को कैच कर लेते हैं, उसके बाद जो म्यूकस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैच करता है। ये पिक के माध्यम से ये समझिए, यहाँ से ये एयर थी, इसके बाद ये हमारे म्यूकस के पास में गई, ये जो सामने है एयर, इसके बाद हमारे ये जो फेरिंग्स पोर्शन होता है यहाँ फेरिंग्स के पास में जाती है, इसके बाद वो हमारे ट्रैकिया से होकर के लंग्स में चली जाती है। तो ये फंक्शन जो अभी मैंने बताया था, वार्मिंग गर्म करना, फिल्टरिंग छानना, तो ये सब इसी कैविटी के अंदर में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम वार्मिंग मतलब कि हवा को गर्म कैसे करते हैं। मतलब कि जैसे ही ठंडी हवा हमारे नाक से होके जाएगी तो गर्म कैसे होगी, तो ये हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ड्यू टू द इमेंस
vascularity of the mucosa, this explain the large blood loss in the nosebleed। जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि यहाँ पे इमेंस वेस्कुलरिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच ब्लड का सप्लाई होता है, यहाँ पे म्यूकोसा होता है, जिसकी वजह से अगर हम एग्जांपल देंगे नोज़ ब्लीड का, जैसे कि नाक से कभी कभी बहुत ज़्यादा खून बहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लार्ज ब्लड सप्लाई होती है, और इसी जगह पे जब हवा जाती है तो यहाँ से गर्म हो जाती है। नेक्स्ट, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। फिल्टरिंग मतलब कि छानना होता है हवा को, और क्लीनिंग मतलब कि उसको क्लीन करना। तो इट मीन्स कि इसका ये दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है हमारे नाक का। हेयर्स एट द इंटीरियर नारेज ट्रैप द लार्ज पार्टिकल्स। अभी मैंने बताया था कि जो हेयर्स होते हैं लार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, मतलब पकड़ते हैं। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा डस्ट होगी तो वो हमारे हेयर्स में चिपक जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स, जो और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये हमारे म्यूकस में अडेयर हो जाते हैं। अडेयर में मतलब होता है चिपक जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग एपिथेलियम फ्रॉम इरिटेशन एंड प्रिवेंट ड्राइंग। जो हमारा म्यूकस होता है नेज़ल कैविटी के अंदर वो भी पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि हमारे हमारे म्यूकस होता है इसको ड्राई होने से, सूखने से और इरिटेशन होने से बचाता है। नेक्स्ट हम ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कि एक प्रकार से जैसे ही हम अगर एंट्री लेंगे एयर की तो वो अंदर उसमें नमी आ जाती है। वो कैसे होता है, एज एयर ट्रेवल्स ओवर द मॉइस्ट म्यूकोसा। जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर सूखी हवा है जो कि नमी वाली जगह से अगर वो होके जाएगी तो उसमें ऑलरेडी नमी आ जाती है। इट बिकम्स सैचुरेटेड द वाटर वेपर्स, यानी जो वाटर्स के वेपर्स होती हैं, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं मीन्स पानी की, वो हवा में मिल जाते हैं, जिसको ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे नाक के अंदर भी होती है। इरिटेशन ऑफ द नेज़ल म्यूकोसा रिजल्ट द स्नीचिंग। जब हमारे नेज़ल म्यूकोसा में अंदर क्या होता है कि इरिटेशन होता है, जैसे कि नाक के अंदर अगर कोई आप फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई ये मान के चलो कि कोई पतली सी कोई सींक वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ नाक के अंदर डालोगे तो छींक आ जाती है। तो ये उसी वजह से होता है कि हमारे नेज़ल म्यूकोसा में इरिटेशन की वजह से। एंड अ रिफ्लेक्स एक्शन दैट फोर्सिबली एक्सपेल्ड द इरिटेंट। अगर कुछ चीज़ें अंदर चली भी जाती है तो छींक के थ्रू वो बाहर हो जाती हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक को लेकर के डिस्कशन होगा। सो थैंक यू।